प्राचीन भारत की धरती पर साम्राज्यों का बनना और बिगड़ना किसी महाकाव्य से कम नहीं है। आज हम इसी कहानी के कुछ सबसे दिलचस्प पन्ने पलटेंगे और देखेंगे कि कैसे महान राजवंश बने, वो शिखर तक पहुंचे और फिर इतिहास का हिस्सा बन गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक साम्राज्य बनता कैसे है, कौन सी चीजें उसे एक साथ जोड़ती हैं, और फिर ऐसा क्या होता है कि वो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। यही वो पहेली है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं। हमारा ये सफर शुरू होगा मगध के उदय से, फिर हम मौर्य साम्राज्य के शिखर को देखेंगे, गुप्तों के स्वर्ण युग से गुजरेंगे और आखिर में हर्षवर्धन के दौर पर आकर रुकेंगे। ये है हमारा आज का रोड मैप। तो कहानी शुरू होती है मगध से। यह वो जमीन है, वो क्रेडल है जहां भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी गई। यहीं से एकीकरण का पहला चैप्टर शुरू हुआ था। तो मगध में सत्ता का खेल कैसे शुरू हुआ? सबसे पहले आए हर्यक वंश के राजा, जैसे बिंबिसार और अजातशत्रु, जिन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। उनके बाद आए शिशुनाग वंश और फिर नंद वंश। और नंदों ने, खासकर महापद्मनंद ने, वो कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने भारत का पहला विशाल साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन ठीक उसी समय जब नंद शासक धनानंद राज कर रहे थे, दुनिया का एक और महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत की दहलीज पर आ पहुंचा। 326 ईसा पूर्व में उसके आक्रमण ने भारत के पॉलिटिकल मैप को हमेशा के लिए बदलने की नींव रखी और एक ऐसा पॉलिटिकल वैक्यूम बना दिया जिसे भरने के लिए एक नई जबरदस्त ताकत का जन्म होना तय था। और उसी शून्य से, उसी वैक्यूम से उभरा भारत के इतिहास का पहला महान शिखर, मौर्य साम्राज्य। इस मौके को भुनाया एक बहुत ही एम्बिशियस नौजवान ने। नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उनके गुरु, उनके गाइड थे एक बेमिसाल स्ट्रेटेजिस्ट चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका और 322 BCE में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये वो साम्राज्य था जो बहुत जल्द लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। इस वंश के सबसे महान राजा हुए चंद्रगुप्त के पोते अशोक। उन्होंने साम्राज्य को उसकी बुलंदी पर पहुंचाया। लेकिन 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस युद्ध की भयावहता ने अशोक के दिलो दिमाग पर इतनी गहरी चोट की कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध को त्याग दिया। तो कलिंग के उस खूनी युद्ध ने अशोक को पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने तलवार फेंक दी और धम्म का रास्ता अपना लिया, यानी नैतिकता और करुणा का रास्ता। ये सिर्फ कोई पॉलिसी चेंज नहीं था, ये शासन का एक नया फिलॉसफी था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए, सभी धर्मों का सम्मान करने का आदेश दिया और ये ऐलान किया कि असली जीत हथियारों से नहीं बल्कि दिल जीतने से होती है। पर जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं टिकता। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर होता गया और आखिर में उसके पतन के बाद भारत एक बार फिर कई छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। तो मौर्यों के जाने के बाद हुआ क्या? देखिए, दो चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ देश के अंदर ही शुंग जैसे राजवंश सत्ता के लिए आगे आए, और दूसरी तरफ जब केंद्र की शक्ति कमजोर हुई तो उत्तर पश्चिम की सीमाओं से विदेशी आक्रमणकारियों की नई लहरें भारत में दाखिल होने लगी। तो ये नए खिलाड़ी थे कौन? चलिए एक नजर डालते हैं। एक तो थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानी, जो अपने साथ यूनानी कला और भारतीय संस्कृति का एक अनोखा संगम लेकर आए। फिर आए शक, जिन्होंने पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। और इन सब में शायद सबसे शक्तिशाली थे कुषाण। उनका साम्राज्य सेंट्रल एशिया से लेकर भारत तक फैला था और उनके महान राजा कनिष्क ने मशहूर सिल्क रूट पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। इस टूट फूट और बिखराव के लंबे दौर के बाद भारत में फिर से एकीकरण की एक जबरदस्त लहर आई। ये लहर थी गुप्त राजवंश की, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। इस नए दौर की शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने, और फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने तो कमाल ही कर दिया। वो इतने शानदार योद्धा और रणनीतिकार थे कि उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। उनकी विजयों ने बिखरे हुए भारत को एक बार फिर एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। लेकिन गुप्त काल को सिर्फ लड़ाइयों के लिए याद नहीं किया जाता। असल में ये एक ऐसा दौर था जब आर्ट, साइंस, लिटरेचर सब कुछ अपने चरम पर था।
इसी युग में महान कवि कालिदास ने अपनी अमर रचनाएं लिखी। आर्यभट्ट जैसे वैज्ञानिकों ने दुनिया को बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। गणित में शून्य और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ और अजंता की गुफाओं की कला तो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। सचमुच ये एक गोल्डन एज था। अब सवाल ये है कि इतनी तरक्की हुई कैसे? इसका एक बड़ा राज था उनका कुशल प्रशासन। ये जो 16 का नंबर दिख रहा है, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उस समय का औसत भूमि कर था, यानी किसानों को अपनी उपज का सिर्फ छठा हिस्सा टैक्स के रूप में देना होता था। ये एक बहुत ही फेयर सिस्टम था, जिससे किसान भी खुशहाल थे और साम्राज्य भी समृद्ध हो रहा था। तो जैसे जैसे हम इस कहानी के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, एक पैटर्न साफ दिखने लगता है। उदय और पतन का एक न रुकने वाला चक्र। गुप्तों के पतन के बाद जो खालीपन आया, उसे भरने की एक आखिरी बड़ी कोशिश की सम्राट हर्षवर्धन ने। 7वीं शताब्दी में उन्होंने उत्तरी भारत को एकजुट भी किया, लेकिन उनका साम्राज्य उन्हीं के साथ खत्म हो गया। ये इस बात का संकेत था कि अब बड़े बड़े साम्राज्यों का दौर खत्म हो रहा था और एक नए युग की दहलीज पर हम खड़े थे। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? हमने इतिहास की धड़कन को महसूस किया है ना? एक लय है। पहले एकीकरण होता है, एक बड़ा साम्राज्य बनता है, फिर वो बिखर जाता है, फिर से कोई नई ताकत उठती है और सबको एक करती है। मौर्य, फिर बिखराव, फिर गुप्त और फिर से बिखराव। ये एक चक्र है जो शायद हमेशा चलता रहता है। और यहीं पर यह कहानी एक आज का सवाल बन जाती है। शक्ति के बनने, एक साथ आने और फिर बिखर जाने का ये जो चक्र हमने प्राचीन भारत में देखा, क्या ये आज की दुनिया में भी हमारे चारों ओर नहीं चल रहा है? इस पर सोचिएगा जरूर।